वेलकम बैक बच्चों। आज हम नए चैप्टर के साथ आपके नई वीडियो में उपस्थित हैं। आपका जो पहला चैप्टर था जिसे आव्यू कहते थे वो मैंने कंप्लीट किया और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा, उसकी एक्सरसाइज भी अच्छे से की होगी और आपने फिर नोटबुक में आपने उसको सबको नोट कर लिया है। मैं चाहूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम बनी हुई है या समस्याएं हैं उनको आप भेजिए व्हाट्सएप पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग उन सब समस्याओं को अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है आपका कम से कम 8 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। 8 और 2 नंबर में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे आव्यू क्या है, आव्यू के टाइप्स कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, स्तंभ आव्यू किसे कहते हैं, या व्युत्क्रम आव्यू या अव्युत्क्रम आव्यू क्या होता है, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और 8 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। ये इकाई थर्ड जो बीजगणित का एक भाग है, जिसका एक भाग आव्यू को खत्म हो चुका है, इसका दूसरा भाग है सारणिक, जिसे इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। यानी कि अब तक हमने आव्यू की प्रॉपर्टी यानी उसके गुणों के बारे में जाना है। अब हम आव्यू को कैसे खोल सकते हैं या उसकी वैल्यू कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो सीखेंगे सारणिक के रूप में यानी डिटर्मिनेंट के रूप में। आव्यू और सारणिक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि आव्यू आपने अगर पढ़ा है जिसे हम इसमें मैट्रिक्स बोलते हैं, तो उसका जो बॉक्स है वो बड़े ब्रैकेट की तरह है, इसके कॉर्नर थोड़ा मुड़े होते हैं, तो ये आव्यू का एक बॉक्स बनता है। इसी में ये लाइन पैरेलल हो जाती है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाएंगी तो ये सारणी हो जाता है। पैरेलल ये बताने के लिए भी सहायक है कि ये लाइन पैरेलल है तो क्यों है, कि इसका मतलब है कि यहाँ ये आव्यू था और यहाँ ये सारणी खुलने के लिए तैयार है, उसका डिटर्मिनेंट आप कर सकते हैं, उसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें ये कहाँ महत्वपूर्ण है, देखिए सारणी आपने युगपत समीकरण पढ़ी होगी 10th में। जो युगपत समीकरण पढ़ी, 2 चरों वाली रेखिक समीकरण आपने पढ़ी हैं, उनका हल आप लोगों ने पढ़ा है। उनका हल करने के 3 तरीके आप लोगों ने 10th में किए हैं। 10th में आपने दो युगपत समीकरणों को 3 तरीकों से हल करने का तरीका सीखा है। पहला तरीका था विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा वर्गगुणन विधि। उस तरीके से आप लोगों ने सवाल हल किए हैं, लेकिन अब हम लोग नए मेथड के साथ उनको हल करेंगे, यानी सारणिक के आधार पर हम लोग इसे हल करते हैं। यानी एक महत्वपूर्ण तरीका है युगपत समीकरणों को हल करने का। बहुत जटिल से जटिल समस्या है, यानी आप मेरी बात समझिए, उसमें 10th में जब हम पढ़ते थे तो उनसे सिर्फ कुछ कॉमन सवालों को ही हल किया जा सकता था, सभी को हल करने का वो तरीका उसके पास नहीं था। लेकिन यहाँ जटिल से जटिल समस्याओं को भी हल किया जा सकता है सारणी के माध्यम से। तो आप जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है एक आव्यू से, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें आपको इनवर्स समझाया गया था। इनवर्स में आपसे XYZ के मान निकलवाए गए थे, तो वो आपका आव्यू का मेथड था 8 नंबर का। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं 8 नंबर सारणिक विधि द्वारा कैसे आप मान ज्ञात कर सकते हैं, वो आप लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आव्यू में पंक्ति और स्तंभ पढ़े हैं, वो सारणिक में भी पंक्ति स्तंभ ही रहेंगे, उनके नाम नहीं बदलेंगे। पंक्ति को मैंने बताया है कि देखिए पंक्ति आपकी इस तरीके से लिखी जाती है, ये पंक्ति है, और स्तंभ इस तरीके से होते हैं, स्तंभ माने खड़ा। ऐसे ही यहां भी पंक्ति इसी तरीके से रहेगी और स्तंभ इस तरीके से रहेंगे। जो आव्यू और सारणिक में अवयव यानी एलिमेंट्स लिखने का जो सिस्टम है वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें रो और कॉलम कहते हैं। ये बात आपको सब समझ आएगी होगी। अब हम क्योंकि नए चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, नया चैप्टर जिसका नाम सारणिक रखा गया है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ गुण हैं, पहले उनके गुणों को समझ लेना बहुत जरूरी होगा। जब तक आप गुणों को नहीं जानेंगे आप डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते। देखिए, एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिटर्मिनेंट हमारा मकसद क्या है डिटर्मिनेंट का, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए कोई सारणिक है, कोई डिटर्मिनेंट ए है, इसके एलिमेंट है 2, 3, 4, 5। मैं अगर आपसे बोर्ड से क्लियर नहीं हो रहा होगा तब भी मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये देखा 2, 3, 4, 5, यानी ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 यानी 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है।
क्योंकि इसमें दो ही तो रो है और दो ही कॉलम है, एक दो रो होगी, दो ही कॉलम होंगे, तो 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका अगर हम डिटर्मिनेट करें तो डिटर्मिनेट करने के लिए पहले इसको लिखेंगे मोड ए। मोड ए लाइन पैरेलल हो जाएगी 2 3 4 5। जैसे इस पे दो पैरेलल लाइन लग जाती है तो ये आव्यूह डिटर्मिनेट में चेंज हो जाएगा, यानी इसका मतलब है ये खुलने के लिए तैयार है, ओपन कर सकते हैं इसको। तो ओपन कैसे करेंगे, आप देखिए जब भी हम किसी डिटर्मिनेट को ओपन करते हैं, सारणी करते हैं, तो इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 5 दूनी 10, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो बीच में माइनस का साइन आएगा और 4 या 12, यानी ये हमारी वैल्यू आ जाती है -2। तो -2 आपका आ गया डिटर्मिनेट किसका, 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स आपको दी गई थी उसका डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये वेरी सिंपल, 2 क्रॉस 2 में एक ही क्रॉस यानी एक ही तरीके से निकालने का तरीका है। अब आप 3 क्रॉस 3 का एक मैं एग्जांपल आपको दूंगा, उस एग्जांपल को भी समझिए। आप एक मैट्रिक्स लेंगे A बराबर 2 3 4 1 5 1 5 6 4 3 7, ऐसे ही कोई मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना मतलब सारणी करनी है। तो इसको पहले मोड ए लिखूंगा, मोड ए से ये आपकी पैरेलल लाइन हो जाएगी 2 3 4 1 5 6 4 3 7। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये आपका आव्यूह था, पैरेलल लाइन के साथ ये डिटर्मिनेट हो गया, यानी इसे खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन मतलब इसकी वैल्यू प्राप्त करना। तो अब क्योंकि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेट है, वहां 2 क्रॉस 2 था, वो सिंपल था, एक बार में आप निकाल सकते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा, मोड ए बराबर पहला नंबर, देखिए आप इसको 3 रो दी हुए हैं, R1 R2 R3, तीनों रो में से किसी एक रो को लेकर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तीनों से एक जैसी वैल्यू आएगी, अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी। एक से करके मैं बता रहा हूं, बाकी 2 से आप करके देख सकते हैं, ताकि आपकी जांच हो जाए कि सर ठीक कह रहे थे या गलत कह रहे हैं। तो मैं पहले R1 रो से इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो R1 रो से कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जब मैं R1 रो लूंगा तो इसका पहला एलिमेंट लेना पड़ेगा। इसका पहला एलिमेंट क्या है, 2, ब्रैकेट लगाऊंगा, 2 के सामने की जितनी भी नंबर जो भी वैल्यू होगी वे विलुप्त हो जाएंगे, इसके सामने का ये और ये। अब यानी सामने की वैल्यू आपकी 1 और 4 थी और 3 और 4 थी, ये 2 होगी विलुप्त। अब आपके पास बचा 5 3 6 7, जो 2 क्रॉस 2 का नियम है ये यहाँ अप्लाई हो जाएगा, यानी इसकी के साथ मल्टीप्लाई होगी 7 5 35, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 36 18। क्लियर होगी बात, यानी पहले एलिमेंट का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब दूसरे पाइए, दूसरा है आपका 3 के सामने ये नंबर बनते हैं और सामने की रो वही रहेगी, 3 के सामने के जो नंबर है खत्म हो गए, यानी विलुप्त हो गए। तो जब विलुप्त हो गए तो आपके पास बचता क्या है, तो जब यहाँ 3 किया है तो यहाँ आएगा -3। अब माइनस जो आएगा ये मैंने आपको आव्यूह में समझाया है कि जो पोजीशन जिस मैट्रिक्स की होगी, पहली पोजीशन में मैट्रिक्स की वैल्यू है A11, यानी 11 का डबल होता है 2, यानी सम। ए यहाँ है 1 2, तो 1 2 2 और 3, यानी ओड नंबर, जहां ओड नंबर होगा वहां माइनस आएगा, जहां इवन नंबर होगा वहां प्लस आएगा। तो 3 के सामने के जो नंबर है विलुप्त हो जाते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा 24 हो गया, प्लस फिर 4 है यहाँ, 4 के सामने इसी तरीके से करेंगे, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 5 20 हो गया। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 35 में से 18 जा गए, आई थिंक 17 बच गए, -3, 7 में से 24 जाएंगे तो 7 में से 24 जाएगा, -17 बचेंगे, 17 7 24। तो जब -17 बचेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 17 हो गया, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 में से 20 जा रहे हैं तो माइनस यहाँ से लगा गया 17 बचेगा, 17 2 24, 17 3 51 और 7 2 28 68।
आपकी ये कैलकुलेशन आपको क्लियर होगी। अब इन दोनों का टोटल कर लीजिए, 4 1 5, 5 1 3 8 माइनस 68। अब जब यहाँ से 15 में से 8 जाएंगे 7 बच गए, और यहाँ रहेगा 7 1 17 बच गया। ये नहीं आगे डिटरमिनेंट ए। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने आपको 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकालना बताया, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालना बताया। यही डिटरमिनेंट निकालने का तरीका पूरे चैप्टर में आपको इसी तरीके से निकालना भी है। अब हमने बताया है कि मैं आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखा चुका हूं, यानी पूरे चैप्टर में हमें यही सब करना है और कुछ करना भी नहीं है। लेकिन हम फिर भी इस सब के जानने के बावजूद, यानी डिटरमिनेंट निकालने के बावजूद, हम फिर भी सारणी के गुण पढ़ना चाहते हैं, यानी गुण बताना चाहते हैं कि सारणी की प्रॉपर्टी होती क्या है, गुण क्या होता है। ये मैं गुण क्यों बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों? मेरा ये गुण बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसा भी अगर हम जान लें कि डिटरमिनेंट करना ना पड़े, यानी ये भी ना करना पड़े, और हमें पता लग जाए इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो वो जानने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी जरूर पढ़नी पड़ेगी। ऐसा भी होगा कि हम लोग बिना इसको निकाले, यानी बिना इसकी कैलकुलेशन किए, जो मैंने कैलकुलेशन की है, इसको बिना किए हम ये जान लें कि इसका डिटरमिनेंट आएगा क्या, वो डायरेक्ट पता कर ले, तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी का पता होना बहुत जरूरी है। तो आप लिखेंगे कि सारणी के गुण क्या होते हैं, पहले इसका जानना बहुत आवश्यक है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आप लोग हम समझेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी है, मैं बेटा मौखिक बताऊंगा, आप लोग नोट करेंगे, लिखने में टाइम लगेगा। 5 या 4 प्रॉपर्टी है, मैं उनका एग्जांपल आपको बताता रहूंगा, एग्जांपल से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है नंबर 1, सारणी की सबसे पहला गुण क्या है? देखिए, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, पहली प्रॉपर्टी। मेरा कहने का मकसद ये है कि प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं आपको वे प्रॉपर्टी आपको पहले ही क्लियर करा दूं जिससे आपको डिटरमिनेंट निकालने की आवश्यकता ना पड़े और डायरेक्ट बिना बॉक्स को खोले इसकी वैल्यू का पता कर लें। क्या कहा मैंने? यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसका डिटरमिनेंट भी शून्य होगा, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसका एग्जाम्पल, आपने सुन लिया हो, नहीं सुना तो मैं दोबारा बताता हूं। यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसका डिटरमिनेंट मीन सारणिक भी शून्य होगा, उसे निकालने की आवश्यकता नहीं आपको पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के रूप में पहली प्रॉपर्टी में मान लीजिए एक आप सारणिक है जिसमें एलिमेंट 3 5 4 0 0 0 6 7 8। तो आप देखिए इसकी जो सेकंड रो है R2, इसके ईच एलिमेंट R0, यानी प्रत्येक एलिमेंट इसके 0 है, यानी R2 के जब प्रत्येक एलिमेंट 0 है तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा, आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। अब ये मैंने रो दिखाया, स्तंभ भी हो सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी क्लियर हो चुकी होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी लिखिए। फिर किसी को करने की जरूरत नहीं है, 0 आने का तो मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं। वही बात तो क्लियर कर रहा था मैं, उसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप डिटरमिनेंट की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी में 0 हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी बताने का मकसद ये है कि आप ये जान लें कि आपने अगर ये पहचान कर ली कि इसमें ये सब है या ये चीज मेन है, तो उसका डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत है। उसकी डायरेक्ट आप वैल्यू बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये होगी। ये सारी चीजें हमेशा कंपटीशन अगर आप बच्चे देते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, तो वो डिटरमिनेंट ना निकाल के डायरेक्ट उसकी वैल्यू का पता कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये है, यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति का पंक्ति में, स्तंभ का स्तंभ में परिवर्तन कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट का मान माइनस में आता है। क्या आता है? माइनस में। यानी वैल्यू अगर पहले डिटरमिनेंट में आपकी 10 थी, तो अगर आपने R1 को R2 में चेंज कर दिया है, यानी कि पंक्ति बदल दी है, तो वो उसका डिटरमिनेंट फिर -10 आएगा, ना कि 10 आएगा।
मेरी बात समझ आ गई होगी। यदि किसी सारणिक में पंक्ति को पंक्ति में, स्तंभ को स्तंभ में चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, जो डिटरमिनेंट का मान भी बदल जाता है, यानी माइनस में आता है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक डिटरमिनेंट है जिसमें आपने 3, 5, 7, 2, 4, 6, 1, 3, 5 ये डिटरमिनेंट है। इसकी अगर मैंने वैल्यू, इसकी R1, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, मैंने इनको चेंज कर दिया, R1 को R2 में, ये ऑपरेशन होता है R1 चेंज R2, R1 को R2 में मैंने चेंज किया, यानी इसकी पोजीशन बदल दी। जैसे आप लोग सीट पे बैठे होते हैं तो मैं कहता हूं बेटा यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है, आपको बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से उठ के यहाँ चले जाइए, आपकी पोजीशन बदल जाती है। ऐसे ही हम इनकी सीट अगर चेंज कर देते हैं R1 R2 की, तो उसके डिटरमिनेंट में भी चेंज आ जाता है, इसकी वैल्यू में भी चेंज आ जाता है। तो मैंने ऐसे ही किया है, R1 था 3, 5, 7 और R2 था 2, 4, 6, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 1, 3, 5, तो इसकी वैल्यू माइनस सामने आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू अब माइनस में हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो भी डिटरमिनेंट खुलने के बाद इसका आना था, इसका जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, और जितनी बार आप चेंज करते जाएंगे एक माइनस ऐड होता चला जाएगा। अगर आप फिर इन दोनों को चेंज करते हैं तो फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जितनी बार भी आप चेंज करते जाएंगे एक माइनस आपका लगता चला जाएगा, यानी ये आपका हो जाता है प्रॉपर्टी नंबर 2। आपको क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। तीसरा गुण क्या है सारणिक का? यदि किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयव एक जैसे हैं, समान हैं, तो उनका डिटरमिनेंट भी शून्य होगा, यानी 0 होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ दोनों के मान या अवयव एक जैसे हैं, तो उन सारणिक का मान भी 0 होगा। ये मैंने आपको उदाहरण के रूप में भी आपको समझा रहा हूं। 3, 4, 5, 6, 8, 9, 3, 4, 5 आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा इस डिटरमिनेंट के अंदर कि ये है R1 और ये है R3, R1 इक्वल टू R3, यानी पहली रो और तीसरी रो के एलिमेंट सेम है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। आप करके देखेंगे घर पे कि मैंने जो बात कही है वो सत्य है या सत्य नहीं है, इसकी जांच आप घर पर करेंगे, आपको समझ में आएगा। यानी जितने एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं उसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका मैंने स्टार्टिंग में बताया। आप डिटरमिनेंट निकालने के बाद आप ये श्योर हो जाए कि वास्तव में जो बात बताई गई है वो वास्तव में राइट है, एकदम क्लियर है। आपकी 3 प्रॉपर्टी हो चुकी है। आप आइए, आप चौथी प्रॉपर्टी है आपकी, बहुत ही मतलब देखिए पहली 3 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम लोग इनको देखकर ही सवाल करते हैं। पहले हम जांच करते हैं कि क्या हमारा डिटरमिनेंट निकालने से पहले ही उसका डिटरमिनेंट हमें पता लग जा रहा है। अगर नहीं लग रहा है तभी हम फाइनली डिटरमिनेंट निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। चौथी प्रॉपर्टी है, यदि किसी स्तंभ या रो में से कोई एलिमेंट से किसी रो या स्तंभ में से कोई नंबर कॉमन है, यानी सबको कोई नंबर ऐसा है जो सबको डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर आसानी से बाहर निकल सकता है, उसे निकाला जा सकता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इस चीज से है, मान लीजिए एक रो है हमारे पास या कॉलम है 6, 9, 27, 4, 5, 6, 1, 3, 7। तो जो पहला जो आपका कॉलम है C1 इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? C1, C2, C3। ये प्रॉपर्टी बताने का मेरा मकसद क्या है? इसलिए
जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट में जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो उसकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी हो जाती है। ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। कभी कभी नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे यहाँ दे 99, यहाँ दे 101, यहाँ दे 400, मतलब ऐसे नंबर भी होंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, आप ये जांच कर लें कि क्या कोई नंबर इनमें से कॉमन आ रहा। तो कॉमन लेने का नियम क्या है, या तो पूरी रो से एक नंबर निकले या पूरे स्तंभ से निकले। R1 से कोई भी अगर चीज कॉमन आ रही है तो वो पूरे R1 से निकल के यहाँ आ जाएगी। R2 से आ रही तो भी यहाँ आ जाएगी, R3 से आ रही यहाँ आ जाएगी। लेकिन अगर मैं सवाल को देखता हूँ तो इसमें सिर्फ C1 ऐसा भाग है, एक कॉलम है जिसमें से कॉमन संख्या है, कॉमन कहते हैं। ये नंबर 6 है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 27 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं 3 कॉमन ले लूँ पहले कॉलम से, तो यहाँ बच जाएगा 3 2 6, 3 9 और 3 9 27, 4 5 6 1 3 9। बात समझ आ गई होगी। यानी मेरा कहने का मतलब है अंदर से रो या कॉलम से नंबर कॉमन लिया जा सकता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि अंदर के नंबर छोटे हो जाते हैं और इनकी कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर होगी बात। अगर दूसरी कॉलम से भी कोई नंबर कॉमन आता, मान लीजिए यहाँ से 2 कॉमन आता, तो मैं 2 कॉमन लेके 2 गुणा 6 हो जाता, 2 गुणा 3 हो जाता, फिर 6 हो जाता। लेकिन हमारे पास पहले कॉलम से एक कॉमन था तो कोई हमने निकाला नहीं है। एक लास्ट प्रॉपर्टी आपकी बचती है, प्रॉपर्टी नंबर 5। इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे, समझेंगे सवालों को। एक प्रॉपर्टी है 5, a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड 1 p q r और p q r a b c अप्लाई किया m l n। ये एक डिटरमिनेंट है a। यदि किसी डिटरमिनेंट में किसी सारणी में कोई पंक्ति या आव्यूह 2 भागों में विभक्त है, 2 भागों में विभक्त है, तो इस डिटरमिनेंट को, इस सारणी को अलग अलग 2 भाग में भी कन्वर्ट करके बदल कर सारणी का मान प्राप्त किया जा सकता है। उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सारणी है, इसकी जो पहला कॉलम है इसके 2 भाग। तो पहले भाग का पहला एलिमेंट है ए बी सी, तो मैं ए बी सी वाला भाग पहले रो पहला कॉलम तैयार करके बाकी पी क्यू आर और एम एल एन में बदल दूंगा। प्लस का साइन लगा के बची हुई रो में क्या था, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एल एन में हम अलग अलग 2 सारणियों में बदल सकते हैं। यानी अगर किसी रो में या कॉलम में इस तरीके से दिया गया है, कॉलम में खासतौर से, तो उस कॉलम को तोड़कर 2 हिस्सों में कर सकते हैं। वो क्यों किया जाता है, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करने में हमें कठिनाई हो रही है तो इनको 2 जगह तोड़कर हम इसकी अलग अलग कैलकुलेशन निकाल के ऐड कर सकते हैं। तब भी इसका मान और इन दोनों का योग सेम आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, लास्ट प्रॉपर्टी थी। मैं समझता हूँ आपको 4 और 5 गुण बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इन गुण को अप्लाई करना है। इनकी जानकारी के लिए इन गुणों को अप्लाई करते हैं। अपने जो सवाल आपके हमारे सामने रहेंगे इन्हें करने की कोशिश करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, ज्यादातर सवाल जितने भी रहेंगे यहाँ बोर्ड के, बहुत मतलब बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। एक ही एक्सरसाइज में अंदर है, एक ही एक्सरसाइज में आप लोगों को किस तरीके से सवाल करने हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आज सिर्फ एक्सप्लेनेशन रखो, आज के लिए एक्सप्लेनेशन रखो। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपको मैं समझता हूँ सबको समझ आ गई होगी। आज इसको इतना ही रखिए। कल हम इसका एक एक्सरसाइज है सिर्फ, वो उसको मैं आपको क्लियर कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको सारणी किस तरीके से हल की जा सकती है, कैसे इसके सवाल होंगे
वो आपको क्लियर करने हैं। 8 नंबर का एक सवाल आना ही है, तो बहुत ध्यान से पढ़ें। बी सेफ, घर में सुरक्षित रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जितना फायदा टीचर्स का, हमारे टीचर्स का फायदा उठा सकते हो उतना उठाइए और पढ़िए, अवेयर होकर आप मेहनत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।